हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स सिंगला साहब वाले केस में लगे हैं, चाहे हमारे खुद के बैंक कर्मी हों और या वकील हों, इस सिविल अपील को जायज़ या नाजायज़ ठहराने के लिए दोनों साइड अपना अपना जोर लगाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, यह सिविल अपील है, तो इसमें उन बिंदुओं पर विचार होगा जिन बिंदुओं के आधार पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन अपडेशन को नकार दिया था। इसलिए उनकी तैयारी अच्छी तरह से करके जाएं। ये किसी गलत फहमी में न रहें कि कोर्ट ने कह दिया योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पे एज पर रेगुलेशन यू विल हैव टू पे। अभी तो इसको कोर्ट को देखना है, डिसाइड करना है, क्योंकि रेगुलेशन है आपको पेंशन अपडेशन देता है या नहीं देता है, वो एक अलग बात है कोर्ट की। लेकिन उससे पहले सबसे पहला बात, क्लॉज 12 एग्रीमेंट का, वो अंडर कंसिडरेशन नहीं था, अंडर निगोशिएशन नहीं था। यदि अंडर निगोशिएशन था तो सबके लिए था, केवल अपडेशन के लिए नहीं। जितने भी उसमें बिंदु थे, जितने फैक्ट थे, चाहे वो एप्लीकेबिलिटी का हो, चाहे कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एवरेज 30 महीने का हो, चाहे फैमिली पेंशन का हो, चाहे अपडेशन का हो, सब यदि अपडेशन के लिए वो अंडर निगोशिएशन था तो सबके लिए था। और यदि वो अंडर निगोशिएशन था तो आपका 1995 का रेगुलेशन नहीं बनता और भारत सरकार उसको नोटिफाइड नहीं करती। क्लॉज 17 जिसके बारे में कहा गया कि इंटरप्रेट के लिए वापिस आईबीए और ईआईबीए के पास जाओ। रेगुलेशन को वापिस पार्टियों के पास नहीं भेजा जा सकता इंटरप्रेट के लिए। रेगुलेशन का इंटरप्रेट केवल उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तीसरा, जो रेगुलेशन 56 है उसको बड़े ही ढंग से किनारे लगा दिया गया, बोलते कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बड़ा डाउट है। चौथा, ड्राफ्ट बनने के बाद जो सर्कुलेट हुआ, स्मॉल कमेटी की बैठक हुई, तो उसके बाद कुछ बिंदुओं पर और चर्चा हुई। इसमें यह कहा गया था कि जो पेंशन अपडेशन है आरबीआई लाइन पर होगा, उसको केवल और केवल कोर्ट ने एक डिस्कशन माना। और सबसे बड़ा जो गलत काम हुआ था यह था कि चलते हुए केस को, जो आरबीआई का केस चला हुआ था पेंशन अपडेशन का, उसको आधार बना करके ये मान लिया गया कि हमें कोई अपडेशन अलाउड नहीं है। ये 5 पॉइंटों पर अच्छी तरह से लीगल इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट के सामने जाएं, और उसके बाद आएगा आपका 35/1, उस पर भी बहस होगी, कुछ तो हो चुकी है और होगी। अब इन्हीं से संबंधित हम यहाँ कुछ पॉइंट रख रहे हैं। अच्छा लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई वकील पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है। पहला, ये अपील मुख्यतः इस प्रश्न पर केंद्रित है कि बैंक कर्मचारियों की पेंशन विनियमावली 1995 BPR 1995 के विनिमय 35/1 के अंतर्गत पेंशन का अपडेशन एक वैधानिक दायित्व है या नहीं, तथा क्या माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने इसकी व्याख्या करते समय त्रुटि की है। नंबर 1, रेगुलेशन 35.1 की स्पष्ट भाषा। विनिमय में संशोधन के पश्चात निम्न महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए हैं। शैल बी अपडेटेड, अपडेट किया जाएगा। वेयर एवर एप्लीकेबल, फॉर्मूले के स्थान पर फॉर्मूला। इन शब्दों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शाता है कि शैल बाध्यकारी है, विवेकाधीन नहीं है। वेयर एवर एप्लीकेबल केवल लागू होने की स्थिति बताता है, अधिकार को समाप्त नहीं करता। फॉर्मूली का अर्थ है समय समय पर वेतन संशोधनों के अनुसार अनेक सूत्र लागू होंगे। आगे, अतः विनिमय 35/1 पेंशन के निरंतर अपडेशन का स्पष्ट प्रावधान करता है। ये भी एक वहां पर आर्गुमेंट होगा। दूसरा, वैधानिक श्रेष्ठता, स्टैट्यूटरी सुप्रीमेसी। BPR 1995 एक अधिसूचित वैधानिक विनिमय है। एक बार विनिमय लागू होने के बाद पूर्व की सेटलमेंट की धाराएं क्लॉज 12 और 17 स्वतंत्र रूप से लागू नहीं रह सकती। यहाँ ने स्वतंत्र रूप से लागू किया था। सभी अधिकार एवं दायित्व विनिमयों द्वारा नियंत्रित होंगे। अतः उच्च न्यायालय द्वारा इस सेटलमेंट धाराओं का निर्भरता विधि सम्मत नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रमुख त्रुटियां, विनिमय 35/1 की गलत व्याख्या, यह रेगुलेशन 35 गलत व्याख्या। माननीय उच्च न्यायालय ने
शैल बी अपडेटेड जैसे बाध्यकारी शब्दों को प्रभावहीन बना दिया। ये स्पष्ट वैधानिक भाषा की अनदेखी है। क्लॉज 12 और 17 पर अनुचित निर्भरता। न्यायालय ने यह माना कि 2012-15 में भी विषय वार्ता निगोशिएशन के अधीन था, जो बिल्कुल गलत है। उस समय आपका रेगुलेशन बन चुका था, विचाराधीन नहीं था। जब 1995 से विनिमय बन जाने के बाद ये विषय पूर्णतः विनियमों के अधीन हो चुका था। आईबीए और ईआईबीए को संदर्भित करना विधिक दृष्टि से अनुचित है। आंतरिक विरोधाभास। एक ओर न्यायालय कहता है कि विषय वार्ता में था, दूसरी ओर विनिमय पहले से ही लागू है। ये दोनों स्थितियां साथ साथ चल नहीं सकती हैं। कल्याणकारी व्याख्या का अभाव। पेंशन कानून एक सामाजिक कल्याणकारी व्याख्या है। इसकी व्याख्या उदारता से होनी चाहिए, परंतु उच्च न्यायालय ने संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया। समवर्ती संचालन कनकरेंट ऑपरेशन पर निवेदन। यह मान भी नहीं जाए कि उच्च न्यायालय का निर्णय एवं विनिमय साथ साथ लागू हैं, तो भी व्याख्या जजमेंट कभी भी मूल विनिमय रेगुलेशन के विपरीत नहीं हो सकती। अतः जहां भी टकराव हो, विनिमय 35(1) की प्रमाणता दी जानी चाहिए। संभावित आपत्तियां, कमजोरियां। वेयर एप्लीकेबल को प्रतिवादी विवेकाधीन बता सकते हैं, और विवेकाधीन बताते हैं इसको तो सीधा साधा है कि इसमें हमारे वकीलों को बहस करनी है। विनिमय में अपडेशन की समय सीमा स्पष्ट नहीं है। वित्तीय भार का तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारी चीज होने के बावजूद भी तथापि ये सभी तर्क स्पष्ट वैधानिक भाषा को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। ये कितना ही तर्क दे लो, लेकिन जो वैधानिक भाषा इसमें दे रखी अभी जो मैंने बताई है उसको निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष। विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत है कि विनिमय यानी रेगुलेशन 35(1) में प्रयुक्त शैल बी अपडेटेड एवं फॉर्मूली जैसे शब्द ये स्पष्ट करते हैं कि पेंशन का अपडेशन एक वैधानिक दायित्व है। उच्च न्यायालय ने आदर सहित इस स्पष्ट प्रावधान की अपेक्षा करते हुए पूर्व सेटलमेंट धाराओं पर निर्भरता दिखाई, तो 1995 के बाद विधिक रूप से अप्रासंगिक हो चुकी थी। अतः न्याय हित में यह आवश्यक है कि विनिमय 35(1) को उसके वास्तविक अर्थ में लागू करते हुए पेंशन अपडेशन को मान्यता प्रदान की जाए। दोस्तों, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में अपोजिट पार्टी अपने को सिद्ध कर पाएगी पेंशन अपडेशन नहीं है। और मैं बता दूंगा आपको, अभी ये जो वकीलों का बदलाव हो रहा है पीएनबी की ओर से, पहले सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता साहब वहां पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि यहां कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हुआ कि तुषार मेहता साहब आएंगे। वो कभी भी नहीं आएंगे इसमें। उनको पता है कि वो लीगल डिफेक्ट है इसमें, और उस लीगल डिफेक्ट में अपना पैर नहीं फंसाएंगे। वो व्यक्ति अपनी एक इज्जत लेकर के बैठे, पूरा परिवार लेके बैठा है, उनकी मीटर्स एंड मीटर्स कंपनी लेकर के बैठी हुई है। वो भी अब ला करके एक नए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को ला के रख दिया। और ये कि नागालैंड में पहले एडवोकेट जनरल थे, और ये पहले व्यक्ति हैं कोई जो आपने नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ से कहीं ये लॉ किया, और मतलब ये पहले वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं और काफ़ी योग्य व्यक्ति बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी यहाँ बहस करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 के खिलाफ सरकारी वकील का बहस करना अपने आप में अपनी इज्जत को दांव पर लगाना है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार जो बहस होगी उसमें बैनर्जी साहब आकर के बहस करेंगे। हो सकता है कि और वकील बदल जाए। और इनको लाया गया था 6 तारीख को, ये पहले से नहीं थे। 6 तारीख 6/3/2024 को 6/4/2024 को यदि वो वकालतनामा भरते हैं तो सीधा साधा मतलब है कि उस समय ध्रुव मेहता जी ने मना कर दिया होगा और तुषार मेहता जी ने मना कर दिया होगा। उनको जबरदस्ती खींच के लाया गया है यहाँ पे। लेकिन अब वो कहें क्या, क्योंकि जो हमारे ये वकील हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही बोलेंगे जाके सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। मैं ये मान करके चलता हूँ कि कुछ ऐसा होगा 15 तारीख को भी कि हाँ ये मतलब ये नहीं बोलेंगे और ही कोई बोलेगा। ये सब अपनी अपनी जान बचाते फिर रहे। अदरवाइज में बोलने वाली चीज़ होती है ना, ध्रुव मेहता साहब बहुत पहले बोल गए होते हैं, तुषार मेहता साहब भी आगे होते। इनके साथ समस्या ये हो रही है कि एक जायज कानूनी जो
फर्ज है इनका, जो ऑब्लिगेशन है पेंशन के निभाने के, वो जानते हैं कि हाँ इनसे गलती हुई है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। अब या तो ये कर रहे हैं कि चलो हम सुनवाई में जाए नहीं, कोर्ट की तरफ फैसला कर दे, इनकी इज्जत बच जाए। कोर्ट ये चाहता है कि भैया मैं क्यों एक तरफा फैसला कर दूं, आइए और बहस कीजिए। इसलिए कोर्ट ने कह दिया केस एज शैल बी रिटेन इन द प्रीवियस पोजीशन। और प्री पोजीशन का मतलब जहाँ ये छोड़ा था वहीं, इसका मतलब सबसे पहले सुनवाई हमारी होगी अब 15 तारीख को। अब पहुंच तो गया उस लेवल पे, अब ये कैसे नकारते हैं, मुझे नहीं लगता ये नकार पाएंगे इतने तथ्यों के बाद। एक अकेले दो ही काफी हैं, क्लॉज 12 और क्लॉज 17। भाई यदि प्रूव हो जाए तो समय विचाराधीन नहीं थे, उनका पूर्ण अस्तित्व क्या नाम है रेगुलेशन में था, और उसके आधार पर पेंशन मना किया था, तो इतना ही काफी है और जरूरत नहीं है 35/1 की और किसी की भी। और ऐसे तो 5-6 पॉइंट वो है और 35/1 भी है और भी काफी चीजें हैं, फॉर्मूला है, सैलरी अपडेट है, पता नहीं कितने 10-12 चीजों में से कोई भी सिद्ध हो जाएगा, पेंशन अपडेशन सिद्ध हो जाएगा, और सारी की सारी चीजें हमारे पक्ष में है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।